friends, welcome and welcome back to our channel SS Stories. So friends, आज की कहानी है माँ को कुंभ के मेले में छोड़ा तो ईश्वर ने लिया ऐसा बदला कि पति पत्नी दोनों सड़क पर भीख मांगने लगे। जनवरी का महीना था और सर्दी बहुत कड़ाके की पड़ रही थी। हवाएं इतनी ठंडी कि जिसका कोई सार नहीं था। अगर बाहर निकल जाओ तो हाथ पैर मानो सर्दी की वजह से टूटकर बिखरने को तैयार हो चुके थे। अब हमारी माता जी को न जाने क्या उमंग चढ़ी कि उनको कुंभ में नहाने का मन हुआ। इस बार कुंभ का मेला हमारे यहाँ पास ही में प्रयागराज में लगा हुआ था, तो फिर मैंने माता जी को मना भी नहीं कर पाया, क्योंकि अगर मेला दूर लगा हुआ होता तो चलो उनसे कुछ बहाना भी बनाया जा सकता था। लेकिन अब तो पास में ही मेला लगा हुआ था, तो मैं उनसे मना भी नहीं कर पाया। मैंने अपनी माता जी को बहुत समझाया कि सर्दी बहुत है और वहाँ पानी बहुत ठंडा होगा, ऊपर से कुंभ लगा है तो भीड़ भी बहुत होगी। माँ, कभी बाद में जब मेला खत्म हो जाएगा तब मैं आपको ले जाकर वहां नहला लाऊंगा। लेकिन नहीं, माँ को तो जैसे तुंग चढ़ी हुई थी कि वह नहाने को जिद ही करे जा रही थी। अब जब माँ नहीं मानी तो मजबूरी में ही मैंने माँ से कह दिया कि हम 2 दिन बाद कुंभ के लिए चलेंगे। माँ को तो इतना उतावलापन था कि वह 2 दिन पहले से ही वहां जाने की तैयारियां करने लगी। अब वह दिन आ गया जिस दिन हम कुंभ को जाने वाले थे। मैंने अपनी गाड़ी निकाली और उसमें माँ को लेकर कुंभ की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर माँ ने अपनी पूजा पाठ किया और फिर इस सब के बाद वह संगम में स्नान करने के लिए गए। जल्दी ही हम लोगों ने संगम तक जाने के लिए एक नाव का सहारा लिया और बस अब हम नाव में बैठकर थोड़ा सा अंदर गहराई तक पहुंच चुके थे। और वहां पहुंचने के बाद मैंने माँ से कहा कि माँ, आप ऐसा कीजिए कि पानी बहुत ठंडा है और ठंड भी बहुत हो रही है। वैसे भी आपकी तबीयत कुछ सही नहीं रहती, तो आप ऐसा करो कि आप मुंह ही धो लो। लेकिन मेरी माँ ने मेरी एक न सुनी और वह संगम में स्नान करने लगी। स्नान आदि करने के बाद हम फिर से नाव में बैठे और वहां से वापस घाट की ओर चल दिए। जब मैं घाट की ओर जा रहा था तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग वहां पर बैठे हुए हैं। बेचारों के पास ना तो कोई कंबल है और ना ही कुछ और, जबकि सर्दी इतनी ज्यादा हो रही थी कि जिसका कोई भी जवाब नहीं था। हम लोग तो घर से इतने सारे कपड़े पहन कर गए थे और साथ में भी लेकर गए थे, तब भी हमारा सर्दी की वजह से बुरा हाल था। और वह बेचारे बुजुर्ग लोग जो घाट के किनारे बैठे थे, उनके पास मुश्किल से बस शरीर ढकने के लिए एक जोड़ी कपड़े रहे होंगे, वह भी जगह जगह से फट रहे थे। उनको देखकर जी तो बहुत दुखी हो रहा था, क्योंकि इतना तो मुझे भी समझ आ रहा था कि वह अपनी मर्जी से कम यहाँ ऐसे नहीं आए हैं। लेकिन मैं भी क्या ही कर सकता था, बस हमसे जो बना उनको दिया और आगे बढ़ चले। कुछ दूर जाने के बाद जब हम आगे पहुंचे तो बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई थी। पहले तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह भीड़ लगी किस बात की है। फिर जब जाकर देखा तो पता चला कि भीड़ के बीच के घेरे में एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई है, जो बहुत जोर जोर से फूट फूट कर रो रही थी। सबने उसे पूछा कि आखिर हुआ क्या है, तो उसने बताया कि वह अपने बेटे के साथ यहाँ कुंभ का मेला देखने के लिए आई थी और अब
वह बहुत देर से उसे ढूंढ रही है, लेकिन उसे उसका बेटा मिल ही नहीं रहा है। अब वहां के लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे थे कि अम्मा, तुम वहां चली जाओ, ऐसे चली जाओ, वैसे चली जाओ, पुलिस के पास चली जाओ। पर कोई भी उस बुजुर्ग महिला के साथ जाने को तैयार नहीं था। वह इतनी बुरी तरीके से रो रही थी कि मुझसे रहा न गया। तो मैंने उन्हें पहले तो चुप करवाया, और फिर चुप करवाने के बाद मैं उनको अपने साथ वहां पर ही बनी एक अस्थायी पुलिस चौकी पर ले गया। वहां ले जाने के बाद मैंने उन अम्मा को वहां के इंस्पेक्टर साहब से मिलवाया। इंस्पेक्टर साहब ने अम्मा से कई बातें पूछी। बताते बताते अम्मा फिर से फूट फूट कर रोने लगी। न जाने क्यों उस बुजुर्ग महिला को देखते ही जैसे एक रिश्ता हो गया था। उसकी आंखों के आंसू मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। जी कर रहा था कि मानो अभी जाऊंगा और उनके बेटे को ढूंढ कर ले आऊंगा। खैर, इंस्पेक्टर साहब ने अम्मा से बातचीत की। उसके बाद में मैं बाहर आया। उन्होंने इशारे से मुझे भी बाहर आने को कहा और बातचीत के दौरान उन्होंने बताया, मुझसे पूछा कि मैं अम्मा का हूँ कौन, अम्मा का कौन लगता हूँ। तब मैंने इंस्पेक्टर साहब को बताया कि मैं अपनी माँ को यहाँ कुंभ का मेला दिखाने के लिए लाया था। जब हम दोनों स्नान करके घाट की तरफ से लौट रहे थे, तब मैंने देखा कि एक जगह बहुत सारे लोगों की भीड़ बैठी हुई है। जब मैंने वहां अंदर जाकर देखा, तो यह बुजुर्ग माता जी वहां पर मुझे रोती हुई दिखाई दी। मैंने इन्हें चुप करवाया और उन्हें लेकर उनकी मदद करने के इरादे से आपके पास पहुंचा हूँ। तब इंस्पेक्टर साहब ने मुझे बताया कि देखो अरुण, दरअसल इन अम्मा के बताई बातों से तो लग रहा है, और मुझे तो पूरा यकीन है कि इनका बेटा भी जानबूझकर इन्हें यहाँ छोड़ गया है। और तुम भी जानते हो कि जब कोई जानबूझकर किसी को छोड़ जाए तो हम उन्हें कैसे ही ढूंढ सकते हैं। बाकी इन्होंने जो भी बात बताई है, मैं उसके अनुसार तहकीकात पता करवाता हूँ। तब तक के लिए तुम इन्हें यहीं छोड़ दो। इंस्पेक्टर साहब ने कह तो दिया, लेकिन फिर भी न जाने मेरा मन बिल्कुल भी उस महिला को वहां छोड़ने का नहीं कर रहा था। मैं उन माताजी के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। मैंने उन्हें यह तो नहीं बताया कि इंस्पेक्टर साहब को लग रहा है कि उनका बेटा उन्हें यहाँ जानबूझकर छोड़ गया है, क्योंकि मुझे तो इस बात पर यकीन था। लेकिन शायद वह यह बात नहीं समझ पाती, क्योंकि वह तो एक माँ है ना। माँ का मन नहीं मान सकता था। मैंने यह नहीं कहा, लेकिन मैंने उनसे इतना जरूर कहा कि माँ जी, आप यहीं रहिए, पुलिस आपके बेटे को ढूंढ रही है। जब वह इनको मिल जाएंगे तो वह आपको उनके पास पहुंचा देंगे। इतना कहकर जैसे ही मैं वहां से उठकर चला कि उस बुजुर्ग महिला ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे बोली, बेटा, मुझे यहाँ मत छोड़कर जा। मैं यहाँ कैसे रहूंगी? और फिर हो सकता है मेरा बेटा ढूंढते ढूंढते थक हार कर शायद घर ही चला जाए। अगर तू मुझे मेरे घर तक छोड़ देगा तो मैं तेरा बहुत एहसान मानूंगी। मेरा भी मन उन्हें वहां अकेला छोड़कर जाने का बिल्कुल नहीं कर रहा था। तो मैंने अपनी माताजी की तरफ नजर दौड़ाई और इशारों में उनसे पूछा कि क्या हमें इन्हें अपने साथ ले जाना चाहिए। तो मेरी माताजी ने भी हाँ में गर्दन हिला दी। और अब अपनी माताजी का साथ पाकर मेरा मन भी थोड़ा निश्चिंत हुआ। फिर मैंने इंस्पेक्टर साहब से कहा कि इंस्पेक्टर साहब, मैं इन्हें अपने साथ ले जाता हूँ। और अपना मोबाइल नंबर मैंने वहाँ इंस्पेक्टर को दे दिया कि अगर उनके बेटे के बारे में कुछ पता चले तो मेरा घर यहीं पास में ही है, आप मुझसे फोन पर बात कर लीजिएगा।
तो मैं माँ जी को यहाँ आपके पास छोड़ जाऊंगा। इंस्पेक्टर को भी शायद यह ज्यादा उचित लगा, तो उन्होंने भी इस चीज में ज्यादा आनाकानी नहीं की और उन्होंने मुझे उन बुजुर्ग माँ जी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दे दी। अब मैंने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और उधर उन बुजुर्ग माँ जी का हाथ पकड़ा और दोनों को अपने साथ लेकर मैंने कार तक पहुंचकर कार में दोनों को बिठाया। वह सर्दी के मारे बुरी तरह से कांप रही थीं। गाड़ी की एसी चलाकर मैंने उन दोनों को कार में बिठा दिया और माँ से कहकर कि मैं अभी आता हूँ। मैं माँ जी के लिए चाय लेने के लिए चला गया। मैं उनके लिए गरम गरम चाय बनवा कर लाया और एक शॉल मैंने वहीं मेले से खरीद लिया, जिससे उन्हें थोड़ी सी राहत मिल जाए। कार की एसी जब चली तो थोड़ी गर्माई कार में उन्हें महसूस हुई, जिससे उनकी सर्दी थोड़ी कम सी हुई और मैं कार तक चाय लेकर पहुंचा और मैंने माँ जी को चाय पिलाई। तब जाकर उनका कांपना थोड़ा कम हुआ। अब शायद उन्हें कुछ राहत मिली थी। अब मैंने गाड़ी स्टार्ट की और दोनों बुजुर्ग, अपनी माँ और उन आंटी जी को अपने साथ लेकर मैं अपने घर की ओर चल दिया। 1 घंटे का रास्ता तय करने के बाद अब हम अपने घर पहुंच चुके थे। घर जाकर मैंने अपनी पत्नी अरुणा को आवाज लगाई, अरुणा, बाहर तो आओ, देखो कौन आया है। और माँ जी को देखकर अरुणा थोड़ी चौंक गई और बोली, मैं पहचान नहीं पाई, यह माँ जी कौन है? तब मैंने अरुणा से कहा, अरुणा, यह माँ जी समझो तुम्हारी दूसरी माँ है। आज से तुम्हें इनका अच्छे से ध्यान रखना है। दरअसल यह मेले में अपने बेटे से बिछड़ गई थी और वहां पर इनका बेटा मिला नहीं, तो फिर मैं इन्हें अपने साथ ले आया हूँ। बाहर सर्दी भी बहुत है, ऐसे में इन्हें अकेले छोड़ने को मेरा मन नहीं हुआ। जब इनका बेटा 1-2 दिन में मिल जाएगा तो पुलिस मुझे फोन कर देगी। तब तक के लिए तो माँ जी का तुम अच्छे से ध्यान रखना। अरुणा ने भी मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं माँ जी, आप इसको भी अपने बेटे का ही घर समझें और बिल्कुल आराम से रहिए। अच्छा, आप ये बताइए कि आप चाय पियेंगे या कुछ और? उधर माँ जी ने भी उन बुजुर्ग महिला को सांत्वना दी कि कोई बात नहीं है बहन, यह भी तुम्हारे बेटे के जैसा ही है। जब तक तुम्हारा बेटा नहीं मिल जाता तब तक तुम मेरे साथ रहो। वैसे भी मुझे बचपन से इच्छा थी कि मेरी एक और बहन हो, पर मेरे तो कोई बहन थी ही नहीं। और आज देखो, भगवान ने मुझे इस तरीके से एक बहन दी है। और फिर हम दोनों जब तक आपका बेटा नहीं मिल जाता तब तक आराम से रहेंगे। जब माँ जी ने और अरुणा ने उनसे थोड़ी सांत्वनापूर्ण बात की तो उनको भी थोड़ी राहत की सांस आई और अब वह थोड़ी सेहत सी महसूस दिखाई पड़ रही थी। उधर अरुणा जल्दी से गई और गर्म पानी करके फटाफट से बाथरूम में रख आई और आकर बोली, आंटी, मैंने पानी गर्म करके बाथरूम में रख दिया है, आप हाथ मुंह धो लो, थोड़ा अच्छा महसूस होगा आपको। थोड़ा सा सफर करके आई हैं तो वह थकान भी उतर जाएगी। और मैंने बाथरूम में कपड़े भी रख दिए हैं, अब आप उन्हीं कपड़ों को पहन लीजिएगा, सर्दी भी बहुत ज्यादा हो रही है। इतना कह करके अरुणा उन आंटी जी को अपने साथ ले गई और उनको ले जाकर बाथरूम तक छोड़ दिया। अब अरुणा अपने किचन में चली गई। वहां जाकर उसने बढ़िया सा चाय नाश्ता बनाया और अपना खाना खजाना तैयार करने के बाद अरुणा फिर से बाथरूम के बाहर पहुंची और उन बुजुर्ग महिला को आवाज लगाकर बोली, आंटी, नहा ली हैं आप क्या, जो इतनी देर लगा दी?
आ जाइए, आपने कपड़े बदल लिए हो तो चाय ठंडी हो रही है। मैंने आपके और माँ जी के लिए बढ़िया सी चाय और पकौड़ी बनाई है। अरुणा की आवाज सुनकर उन्होंने दरवाजा खोला। अब उन्होंने वह कपड़े पहने हुए थे जो अरुणा ने उनके लिए बाथरूम में रखे थे। अरुणा ने एक बढ़िया सी साड़ी और गरम जर्सी उनको पहनने के लिए दिए थे। अब वह बाहर आई और आकर बालकनी में माँ के पास ही बैठ गईं। उधर अरुणा ने भी दोनों के लिए नाश्ता और चाय लेकर रखा और मुझे भी आवाज लगा दी। माँ ने कहा कि अरुणा, तुम अपने लिए भी चाय ले आओ और अरुण के लिए भी। चारों लोग साथ बैठकर नाश्ता कर लेंगे। अब हम चारों लोगों ने साथ बैठकर नाश्ता किया। उधर माँ ने आंटी से पूछा, क्या हुआ बहन जी, आप अब भी परेशान नजर आ रही हैं? कोई परेशानी है क्या आपको यहाँ? या फिर अरुणा की बनाई हुई चाय आपको पसंद नहीं आई? हंसती हुई माँ ने कहा। इतना सब सुनकर उनके होठों पर मुस्कान आ गई और बोली, अरे नहीं नहीं, बहू ने चाय तो बहुत अच्छी बनाई है। इसके बाद वह कुछ और कहती, उससे पहले ही अरुणा बोल उठी, सच में क्या? और आपने पकौड़े तो खाए ही नहीं, वह भी तो खाकर बताइए कि कैसे बने हैं। और आप ना आंटी, ऐसे चुप मत रहिए, हमें अच्छा नहीं लगेगा अगर आप ऐसे चुप रहोगे तो। आप ऐसे सोचो कि आप अपनी बहन के यहाँ आई हो छुट्टियां मनाने के लिए। यह घर भी तो आपके घर के जैसा ही है ना। और क्या हम दोनों आपके बहू बेटे जैसे नहीं हैं? तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? जैसे ही आपके बहू बेटे मिल जाएंगे वैसे ही घर पहुंचा देंगे हम आपको। आप बस थोड़ा शांत रहिए और मौज से इसे अपना ही घर समझ कर रहो और हक से मुझे डांट भी देना अगर पकौड़े अच्छे ना बने हो तो। इतना कहकर अरुणा हंसने लगी और हम सब भी हंसने लगे। आंटी को हमारे यहाँ आए अब लगभग 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन ना तो पुलिस का ही कोई फोन आया और ना ही उनके घर से ही कोई सूचना मिली। पुलिस उनके घर वालों का पता नहीं लगा पा रही थी। मैंने इंस्पेक्टर साहब को फोन किया तो उन्होंने बताया कि अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। आंटी भी वैसे तो सबके साथ ठीक ही रहा करती थी, पर कहीं ना कहीं वह अपने बेटे और बहू को बहुत याद करती थी शायद। एक दिन हम सब लोग बैठे हुए थे, तब आंटी ने मुझसे कहा कि अरुण बेटा, तुम एक बार पुलिस को फोन करके पूछो तो सही। मेरा बेटा मेरे लिए बहुत परेशान हो रहा होगा। पता नहीं उसने खाना भी खाया होगा या नहीं खाया होगा। मैं ही पागल थी कि मैं यहाँ इतनी भीड़ में आने की जिद कर रही थी और गुम हो गई। मेरा बच्चा न जाने कैसा होगा और कितना परेशान हो रहा होगा। मैंने आंटी के सामने फिर से पुलिस को फोन लगाया। उधर से फिर से वही जवाब मिला कि उन्हें नहीं पता कि क्या हुआ है। उनका बेटा शायद उन्हें जानबूझकर यहाँ छोड़कर गया था, पुलिस का यही कहना था। तभी तो उसका कोई पता नहीं चल पाया है। उस दिन मैंने फोन स्पीकर पर लगाया हुआ था, तब आंटी ने यह सारी बात सुन ली थी कि शायद उनका बेटा उनको जानबूझकर वहां छोड़ गया है, तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। वह बोली, अरुण बेटा, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, बस मेरे ऊपर एक एहसान कर दो। मैं तुम्हें अपने घर का रास्ता तो बता ही दूंगी, तुम मुझे मेरे घर तक ले चलो। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बेटा मुझे पागलों की तरह ढूंढता फिर रहा हो। अब मुझे भी यहाँ आए हुए 3 महीने हो गए हैं। माँ ने भी उनकी बात से सहमति जताई और फिर अगले दिन की सुबह में मैं और आंटी हमने माँ को भी साथ ले लिया। हम तीनों लोग
अब आंटी के घर के लिए निकल पड़े। आंटी कानपुर की रहने वाली थीं, तो हम कानपुर शहर तो पहुंच गए। अब वहां पहुंचने के बाद आंटी ने हमें रास्ता बताया। जैसे जैसे वह रास्ता बता रही थी, वैसे वैसे हम वहां जा रहे थे और आंटी के इशारे के साथ ही मैं अपनी गाड़ी को बढ़ा रहा था। वहां पहुंचने के बाद जब आंटी ने अपने घर को देखा तो उनके घर के बाहर सिमियाना लगा हुआ था, मानो जैसे बहुत बड़ा भोज हो रहा हो। बहुत सारे लोग आ जा रहे थे। हमें भी समझ नहीं आ रहा था। हम यह समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर बात क्या है। मैंने आंटी से दोबारा से कंफर्म किया, आंटी क्या यही आपका घर है? सोच लीजिए, आप कहीं रास्ता तो नहीं भूल गई हैं ना? तब आंटी ने कहा, नहीं बेटा, मैं इतनी बड़ी बूढ़ी हो गई हूँ, अपने घर का रास्ता तो कम से कम याद ही होगा मुझे, और फिर यह मेरा ही घर है, मैं कोई रास्ता नहीं भूली हूँ। गाड़ी में से अब हम तीनों लोग उतर गए और आंटी के घर की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही आंटी कार से उतरकर आगे बढ़ी तो सब लोग उन्हें आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे, मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। सब लोगों की आंखें एकदम से फटी की फटी रह रही थीं। जैसे ही आंटी आगे बढ़ती जा रही थीं, उनके सामने पड़ने वाले सभी लोग उन्हें बहुत गौर से और आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। इस तरीके से लगभग 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद हम आंटी के घर में पहुंचे तो वहां जाकर देखा कि उनके बहू और बेटे ने उनकी तस्वीर पर हार चढ़ा रखा है। बस इतना देखने की देर थी कि हम इतना तो समझ ही गए थे कि यहाँ क्या हो रहा है। जैसे ही आंटी अंदर पहुंची तो आंटी का बेटा और बहू उन्हें देखकर एकदम से चौंक गए कि तभी एक पड़ोसी बोली, शीला चाची आ गईं, शीला चाची आ गईं। और उनके बेटे ने उनकी तरफ देखा। वह दौड़कर भागता हुआ आंटी की तरफ आया और उनके गले लग गया। माँ, आप कहाँ चली गई थीं? मैंने आपको कितना ढूंढा था। देखो ना माँ, जब आप मुझे नहीं मिली तो मैंने कुछ लोगों से पूछा था कि यहाँ एक बुजुर्ग महिला बैठी थी, वह कहाँ गई? कि तभी कुछ लोगों ने कहा कि वह एक बूढ़ी महिला संगम में डूब गई और मुझे लगा आप कहीं भी नजर भी नहीं आ रही थी, तो मुझे तो ऐसा ही लगा कि शायद आप। इतना कहकर उनका बेटा जोर जोर से रोने लगा। नहीं नहीं बेटा, तू चुप हो जा, तू परेशान मत हो, अब मैं वापस आ गई हूँ ना। गम का माहौल अब जैसे खुशी में बदल गया। सब लोग अब खुश हो गए थे। सब लोगों ने अब दुख की जगह खुशी से भोज किया और अपने अपने घर को रवाना हो गए। आंटी ने हमें भी बिठाकर खाना वाना खिलाया और वह हमसे अपने साथ आज रात रुकने को कहने लगी। हमारे बहुत मना करने पर भी आंटी नहीं मानी, तो फिर माँ और मैं आज रात आंटी के घर पर ही रुक गए। आंटी ने बरामदे में ही खट बिछाई हुई थी। अब हम सब लोग साथ में सोए हुए थे, बातें की और अगली सुबह मैं और माँ अपने घर आ गए। मुझे इस बात की बहुत संतुष्टि थी कि मैं आंटी को उनके बेटे से मिलवा पाया। आखिरकार मैंने आंटी को उनके बेटे से मिला ही दिया। मेरी माँ ने भी मेरी पीठ थपथपाई और मुझे इस बात के लिए बहुत शाबाशी दी कि आजकल ऐसे बेटे बहुत कम मिलते हैं जैसा मेरा बेटा है। वह बार बार मेरी बलाएं लिए जा रही थी। कोई बात नहीं, लगभग 2 महीने बाद मेरा कानपुर की तरफ किसी काम से आना हुआ। जब मैं कानपुर आया तो वहां पर एक जगह सिग्नल लाइट लगी हुई थी। जैसे ही वहां रेड लाइट हुई
तो मैंने अपनी गाड़ी रोक दी। गाड़ी के बाहर छोटे छोटे बच्चे कुछ ना कुछ बेच रहे थे। एक बच्चे ने मेरी गाड़ी का शीशा खटखटाया। मैंने जैसे ही गाड़ी का शीशा नीचे उतारा तो मेरी नजर और छोटी सी मासूम सी बच्ची पर गई। मैं उससे बातें कर ही रहा था कि मैंने देखा एक बुजुर्ग महिला मेरी गाड़ी से लगभग 20 मीटर दूरी पर एक सुनसान सी जगह पर बैठी हुई थी और वह मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। इतने में ही सिग्नल ग्रीन हो गया। मैं अपनी गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ाई और साइड में लगाकर मैं उस बुजुर्ग महिला के पास पहुंचा। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि वह बुजुर्ग महिला कोई और नहीं बल्कि शीला आंटी थी, जो 2 महीने पहले मेरे घर में रहा करती थी, जो मुझे कुंभ में मिली थी। उनको देखकर मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि उनकी ऐसी हालत आखिर हुई तो हुई कैसे। मुझे देखकर वह जोर जोर से रोने लगी। मैंने उन्हें वहां से उठाया और अपने साथ घर ले आया। घर लाने के बाद मेरे घर वाले भी समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी ऐसी हालत हुई कैसे। आंटी बहुत परेशान थी, तो मैंने रास्ते में उनसे कुछ पूछना उचित नहीं समझा। घर लाकर माँ ने, अरुणा ने पहले उनके साथ बातचीत करना शुरू किया। तो बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि जिस दिन मैं और माँ अपने घर आए थे, उसी रात को आंटी अपने कमरे में सोई हुई थी कि उन्हें रात को प्यास लगी और वह पानी लेने के लिए रसोई में जा रही थी कि बहू बेटे के कमरे से लड़ने की आवाज आ रही थी। जैसे ही वह अपनी बहू और बेटे के कमरे के बाहर पहुंची तो उन्होंने वहां जो कुछ सुना उसको सुनकर उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। बहू अपने पति से यह कहकर लड़ रही थी कि तुम तो कह रहे थे कि तुम अपनी बूढ़ी माँ को वहां कुंभ में छोड़ आए हो और वह कभी वापस यहाँ तक नहीं आ पाएगी। अब यह क्या हुआ? हाँ, यह तो फिर से मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए आ गई है। मैं तुमसे साफ साफ कह देती हूँ, 2-4 दिन में इस बुढ़िया को ठिकाने लगा दो, या तो इसको कहीं भगा दो या तो उसको मार दो। मेरे बस की इसकी सेवा पानी करना बिल्कुल भी नहीं है, समझ रहे हो ना तुम? तब बेटा बोला, अब इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो जानबूझकर इसको इसीलिए कुंभ में लेकर गया था कि इतनी सारी भीड़ होती है वहां, इनको छोड़ आऊंगा तो वह इतनी दूर है कि वहां से यह कभी वापस भी नहीं आ पाएंगी। पर मुझे क्या पता था कि यह इतनी जल्दी यहाँ वापस आ जाएंगी। बेटे बहू की बातें सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या सच में यह मेरा वही बेटा है, मेरा अपना खून, जिसको मैंने अपनी कोख से जन्म दिया था। इतना कहकर आंटी जोर जोर से रोने लगी। माँ ने उन्हें चुप करवाया, उन्हें सांत्वना दी और वह बोली कि बस बेटे की बात सुनने के बाद मुझ में इतनी हिम्मत नहीं रही कि मैं उस घर में रह पाती। मैंने वह घर छोड़ दिया और इसी तरीके से सड़कों पर अपना समय काटने लगी कि आज अरुण ने मुझे देख लिया और यह मुझे अपने साथ यहाँ ले आया। अरुणा ने उन्हें समझाया, माँ ने उन्हें चुप कराया और फिर उन्हें अपने साथ ही रख लिया। मुझे आंटी की बात सुनकर उनके बेटे पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरा जी तो कर रहा था कि मैं अभी जाऊं और उसको पुलिस के हवाले कर दूं, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि आंटी जब तक अपने बेटे के खिलाफ कोई गवाही नहीं देती तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता था। और फिर हमने यही सोचकर कि भगवान इंसाफ करेगा, हर चीज को उस भगवान के ऊपर ही छोड़ दिया। अब आंटी हमारे साथ ही रहने लगी। मेरे पास 2-2 माँ हो गई थी। लगभग 3 साल बाद हम लोग बाहर घूमने के लिए गए हुए थे।
जब वापस लौट रहे थे तो आज फिर से मेरी गाड़ी उस सिग्नल के पास रुकी और आज फिर से मैंने कुछ देखा। मैंने देखा कि एक पति पत्नी का जोड़ा फुटपाथ पर बिल्कुल फटे पुराने कपड़ों में बैठा हुआ है। उनका हाल बेहाल हो गया है। और आप जानना चाहेंगे कि वह पति पत्नी का जोड़ा कौन था? तो वह पति पत्नी का जोड़ा था उस बुजुर्ग महिला यानी कि शीला आंटी का बहू और बेटा। कुछ लोगों से पूछने पर पता चला कि उनके पोते ने अपने माँ बाप को अपनी शादी के बाद घर से बाहर निकाल फेंका और वह दर बदर भटकने को मजबूर हो गए, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ के साथ ऐसा किया था। इसीलिए आज पड़ोस के किसी ने भी इनकी कोई मदद नहीं की और अब वह फुटपाथ पर भीख मांगकर अपना गुजर बसर करते हैं और इसी तरीके से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। वास्तव में आज मुझे भगवान के किए पर भरोसा हो गया कि वह हर किसी के साथ इंसाफ जरूर करता है। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि उसे इंसाफ करने में थोड़ा समय लग जाए, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं। मैंने उस ट्रैफिक सिग्नल से अपनी गाड़ी बढ़ाई और आज वास्तव में मेरा मन बहुत संतुष्ट था। अब आंटी हम लोगों के ही साथ रहती हैं और मुझे ही अपना बेटा मानती हैं और मैं भी अपनी दोनों माँ के साथ बहुत खुश हूँ। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे की वीडियोस में भी बने रहें। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखें।